you, Swanand, for joining in on this podcast. It's really a pleasure to have you here. ये मेरा सौभाग्य है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में वेबसाइट्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप अभी वेबसाइट डेवलपमेंट में कई सालों से काम कर रहे हैं, राइट? आपने अलग अलग तरह के वेबसाइट्स हुए या ऐप्स हुए या अलग अलग तरह के मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स आपने एग्जीक्यूट किए हैं। तो आपके हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक किसी भी वेबसाइट में क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं? बेसिकली वेबसाइट दूरदृष्टि से बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है वो बस कर देते हैं कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं होता है वैसे कि वो आगे जाके हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, हमारा मिशन या विज़न कैसे लोगों तक पहुंचा सकती है, वो ध्यान में न रखते हुए बस वेबसाइट बनाना इतना ही उनका काम है। तो उससे ना तो उनको कुछ कन्वर्जन मिलता है, ना तो कुछ उनका विज़न मिशन पहुंचता है, और ना वेबसाइट बनाने का जो ज़रिया है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो वही कंप्लीट नहीं होता। तो वो बस कि हमारी वेबसाइट है, बस ख़त्म, बाकी कुछ नहीं। ना उसके ऊपर कुछ अपडेट्स होते हैं, ना कुछ उसका डिज़ाइन सेंस देखा जाता है, ना फंक्शनैलिटी देखी जाती है, बस हमने वेबसाइट बना दी। तो आज की तारीख में अगर देखने जाए तो वेबसाइट इज़ नो लॉन्गर समथिंग कि आप बस बना के रख दो और वो 1 साल 2 साल 5 साल बस पड़ा है और वैसे ही है। मतलब स्टैटिक वेबसाइट का ज़माना चला गया, राइट? मतलब आज तो लोग जो है कई सारे ऑर्गेनाइजेशन दिन में 2-4 बार अपडेट करते हैं, राइट? और डिपेंडिंग ऑन आपका क्या प्रोडक्ट है या आप क्या किस विषय पे काम कर रहे हैं, राइट? तो इट्स नो लॉन्गर समथिंग कि आप बस बना के रख दिया और हो गया। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप एलैबोरेट कर सकते हैं? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अभी क्या करती है कि वेबसाइट एक उनके लिए टास्क है, एक बार हो गया, बाकी उसमें कुछ अपडेट नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड क्या कि वेबसाइट आप किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, आपका वेबसाइट बनाने का मिशन क्या है, कि उससे आप क्या करना चाहते हैं। अगर वो क्लियर होगा तो आप उस तरह से वेबसाइट बनाते हो। अगर मुझे बस नाम के लिए वेबसाइट बनानी है तो बनाई नहीं तो भी चल सकता है, क्योंकि वो अभी कहीं दिखने नहीं वाली है, क्योंकि गूगल में जो वेबसाइट रेगुलरली अपडेट होती है वही दिखती है पहले 10 पेजेस में। अगर आपकी वेबसाइट में अपडेट नहीं है तो वो कहीं नहीं है दुनिया में, क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट्स है जो आज हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वेबसाइट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उससे उनको पता है कि हमें क्या चाहिए। स्टैटिक वेबसाइट बहुत पुराना ज़माना है, लोगों की 15-15 साल पुरानी भी वेबसाइट है जो बस बना के रख दी है, ख़त्म। लेकिन उनका बिजनेस सेट है, उनको बस नाम के लिए वेबसाइट चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, जिनका B2B कस्टमर ज़्यादा है, B2C से इतना मतलब नहीं है उनका, तो वो वैसी वेबसाइट पे कि बस बना के रख दिया और जो है किसको अगर चाहिए होगा वेबसाइट तो बस ये लिंक दे दो तो हाँ, बस उसमें जो भी वो नाम के लिए वेबसाइट है। हाँ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में डेली कुछ ना कुछ होते रहता है, डेली उनका कुछ ना कुछ चलता है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है स्टैटिक वेबसाइट बनाना। सो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैटर करता है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हर एक रोल पे बंदा लेते हैं, लेकिन कोई बंदा नहीं लेते कि जो वेबसाइट मैनेज कर सके। वो डेवलपर पे निर्भर होते हैं। या और एक चीज़ इसमें कॉस्टिंग का भी आता है। बेसिकली क्या होता है, जब हमें वेबसाइट बनानी होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को वेबसाइट बनानी होती है तो वो जितना सस्ते में हो सके उतना सस्ते में करती है। तो उसके लिए वो पहले क्या करती है, कोई फ्रीलांसर है क्या या कोई इंटर्न है क्या जिससे हम वेबसाइट बना लें। और बाद में वेबसाइट बनाने के बाद एक तो वो इंटर्न जॉब पे लग जाता है या वो फ्रीलांसर दूसरे काम में बिजी हो जाता है, तो इनकी वेबसाइट तो गई। तो फिर से वो शुरू से चालू करना पड़ता है। तो वो एक रोड ब्लॉक हो जाता है कंपनीज़ के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अभी वेबसाइट का क्या करें। और अभी कई बार जैसे NGOs के अगर सोशल सेक्टर को अगर देखने जाए
तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें काफ़ी एक्टिव है, तो जहाँ पे उनको डोनेशंस वो अच्छे से फंड रेज अच्छे से कर सकते हैं। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो वॉल्टियर्स है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल हो या इवन विद इन द कंट्री, वो वेबसाइट एक ज़रिया बन जाता है कि उनको वॉल्टियर्स रिक्रूट करने के लिए, वॉल्टियर्स का हो या इंटर्न्स का हो। तो वेबसाइट इज़ नॉट जस्ट अबाउट शोकेसिंग योर वर्क बट एट द सेम टाइम ऑल्सो हैज़ सो मेनी अदर पर्पजेस। तो कई बार हमारे पास भी ऑर्गेनाइजेशंस आती है कई बार कि जैसे आपने अभी बताया कि किसी ने इंटर्न ने या कोई किसी ने डेवलप कर दिया और उसके बाद फिर वो छोड़ के चला गया, एंड फिर अभी उसको कोई है नहीं कि उसको मैनेज करने के लिए, उनको पता नहीं होता है बैक एंड पे कैसे वो चलता है। तो उसके लिए ये इशू को एड्रेस करने के लिए क्या मतलब किया जा सकता है, इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने डोमेन नेम ले लिया मेरा ऑर्गेनाइजेशन का, तो जब फ्रीलांसर लेता है तो उसको रिन्यू करने वाला भी कोई नहीं होता है। और एक बार अगर डोमेन चला गया तो गया। वो आजकल जैसे रोटी कपड़ा मकान, वैसे रोटी कपड़ा डोमेन ये भी आ सकता है, क्योंकि वो अगर नाम जाता है जो आपने मेहनत की है उसका फ़ायदा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती है। तो पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना खुद का डोमेन खुद लेना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। बाकी आप मैनेज करने के लिए किसी को भी दे सकते हो, या जो अच्छी एजेंसी आप हायर कर रहे हो उनके साथ ही वो डोमेन लेना चाहिए, और उसके जो राइट्स है वो अपने पास रखने चाहिए, ताकि अगर आगे जाके कुछ हुआ तो आपका प्रॉपर्टी आपके पास रहेगा। ये पहली बात है कि अगर आप कर रहे हो वेबसाइट तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना कि डोमेन अपने पास या अपना राइट्स उसके ऊपर होने चाहिए, कि आगे जाके आपको कुछ करना है तो वो कर सकते हो आप, ऐसा है। और जब आपका जो सवाल था, तो वेबसाइट बनाने में जैसे आपने कहा कि वॉलंटियर भी है, फंड रेजिंग भी है। पहले ज़माने में क्या होता था कि हर एक बंदा हर एक के घर जाता था, उसको बताता था कि ये हम काम करते हैं, ये ब्रोशर है, तो हमें फ़ंड चाहिए, चेक दे दो, डीडी दे दो। तो अभी जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये हुआ है, ईज़ हुआ है, पेमेंट गेटवेज है, आप कहीं से भी जीपे कर सकते हो, तो इसका फ़ायदा हमें हमारी वेबसाइट में मिल सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम फ़ंड लेते हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। बस वेबसाइट बना दी और फंड आने लगे, ऐसा नहीं होता है। आप कौन सा पेमेंट गेटवे ले रहे हो, उसमें क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं कि हमारे फंड हमारे पास कैसे आए, वो दूसरों को न जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और ये इंडिविजुअल बंदा कोई कर सकता नहीं। उसके लिए उतनी एक्सपर्टीज़, उतना एक्सपीरियंस वाली एक तो बंदा भी देखो, या एजेंसी। आई प्रीफर कि एजेंसी जो आपके लिए ये सारा मल्टी डायमेंशनल चीज़ें देख सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाद में नेक्स्ट आता है डिज़ाइन सेंस। अभी जब आपको टारगेट करना है दो, फंड रेजिंग और वॉलंटियर। अगर आपके पास वैसे सिटी ही नहीं है, सिटी है वेबसाइट पे, कॉल टू एक्शन बटन जिसको हम कहते हैं, अगर वो ही नहीं है तो वॉलंटियर आगे जाके क्या करने वाला है? उसको फॉर्म देना है, उसको कॉज में सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे होनी ही चाहिए। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन से, कि कहीं भी सीटीए नहीं होता है। मुझे आगे क्या करना है, मैं वॉलंटियर हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूँ, मुझे आपकी कॉज में वॉलंटियर करना है, लेकिन आगे का एक्शन प्लान ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं दूसरी वेबसाइट चेक करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 2-3 एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज़ किए हैं। एक तो आपने अभी जो लास्ट आपने बताया कि या तो सीटीए होता नहीं है, कॉल टू एक्शन होता नहीं है, या होते हैं तो बहुत सारे होते हैं। हाँ। जो हीरो पेज होता है, जो हीरो इमेज होती है, उसमें कई सारे बटन हाईलाइटेड होते हैं। तो आपको पता नहीं चलता कि हाँ, तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ पे मतलब गौर करना चाहिए या कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन द होल मैसेजिंग, कि इतना सारा कंटेंट डाल के रखा है वो फर्स्ट मतलब लैंडिंग पेज पे ही, कि आप एक तरह से खो जाते हो उसमें कि अब मैं यहाँ क्लिक करूँ या वहाँ क्लिक करूँ। बेसिकली क्या होता है कि
ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लगता है कि जो हमारे पास डेटा है वो भर दो, जो जिसको जो लेना है वो लेगा। वैसे नहीं होता है। जब आप मिनिमल कंटेंट रखोगे, टारगेटेड कंटेंट रखोगे, तो ही आपका वो मैसेज आगे तक पहुंचेगा और उसके ऊपर यूज़र एक्शन करेगा। आप इनफैक्ट ये चीज़ मैं देख रहा था, मैं जब खुद इसके बारे में पढ़ रहा था कि जो कोई भी टॉप वेबसाइट अगर देखोगे तो हर एक में बस एक ही चीज़ पे फोकस रहेगा और एक ही कॉल टू एक्शन रहेगा। आप भले नेटफ्लिक्स अगर उठा के देखो तो नेटफ्लिक्स पे जाओगे तो एक ही कॉल टू एक्शन है कि हमारा वो प्लान ले लो, हमारे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। और या दूसरा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टॉप ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें आपको एक कंसिस्टेंट दिखेगा कि एक ही मैसेज है उसमें। देयर इज़ नो स्कोप फॉर समवन टू गेट लॉस्ट कि ये मैं यहाँ देखूँ या यहाँ क्लिक करूँ या ये क्या करूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको अगर वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट क्यों बनानी है, ये आपका गोल पहले फिक्स होना चाहिए। तब जाके आपको वो डायरेक्शन मिलती है कि हाँ हमारा ये गोल है तो हमें ये चीज़ें फोकस करनी है, तभी जाके वो अच्छी वेबसाइट बनती है। ना कि बस वेबसाइट बनाना ये टास्क है। जनरली नॉन प्रॉफिट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस का एक ये परसेप्शन रहता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा कंटेंट है, तो हमें वो सारा वेबसाइट पे डालना है। तो कई बार क्या होता है, वेबसाइट पे जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जाते हो तो आप एक तरह से यू गेट लॉस्ट इन द होल स्कीम ऑफ थिंग। आपको पता नहीं कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का आई सपोज पर्पस होता है कि हमारी स्टोरी किसी भी व्यक्ति को पता चले कि क्या है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाती है। तो आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? यही एक्सपीरियंस है कि लोग भर भर के कंटेंट देते हैं और वो सब डालो, मुझे ये सब सारा कंटेंट चाहिए, लेकिन उसमें कहीं भी सीक्वेंशियल नहीं होता है, राइट? कि साइट मैप चाहिए, कि आप कहाँ से कहाँ जाना। बेसिकली यूज़र जर्नी जो होता है वो कहीं भी उन्होंने मैप किया नहीं होता है कि यूज़र अगर मेरे फर्स्ट पेज पे आए तो वो सेकंड कहाँ जाना चाहिए, या अगर वॉलंटियर आता है तो वो कहाँ जाना चाहिए, उसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो जो यूज़र जर्नी है वो कोई सोचता ही नहीं है। बेसिकली हमारे पास इतना कंटेंट है, आप डाल दो, ये सारे फ़ोटोज़ हैं डाल दो, हम ये चीज़ें करते हैं वो डाल दो। तो वैसा नहीं होता है। बेसिकली किसको क्या अट्रैक्ट करे ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा यूज़र क्या देख के मेरे पास आ सकता है। और एक चीज़ ऐसी भी है कि अभी टाइम अटेंशन जो है ना यूज़र का वो बहुत कम है। वो इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी आपकी वेबसाइट देखे, पूरा आपका कंटेंट देखे, बाद में डिसाइड करे, वो नहीं है अभी। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट वो 5 मिनट सर्व करेगा, और उसको अगर आप 5 मिनट में टैप कर सकोगे तो ही आपकी विन है। 5 मिनट भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। 2 मिनट वो स्क्रोलिंग ही हाँ। उसको अभी स्क्रोलिंग की आदत हो गई है हाँ। कि इंस्टाग्राम 30 सेकेंड नेक्स्ट, करेक्ट। तो उसमें अगर आप उसको टैप कर पाओगे तो ही आप कन्वर्ट कर पाओगे। वो सभी के लिए है, यानी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी, या आपकी बिजनेस है तो भी, या आपका कुछ ई कॉमर्स स्टोर है तो भी। अभी आप अगर देखोगे फ्लिपकार्ट पर आप कितना टाइम बिताते हो, कुछ नहीं। वो क्या करते हैं, ये स्पेशल ऑफर, ये वो ऑफर, तो आप क्या करते हो, स्पेशल ऑफर पे पहले क्लिक करते हो। आप पूरा वेबसाइट नहीं देखते हो कभी भी फ्लिपकार्ट का, या आपको अगर कहीं रेफरेंस से प्रोडक्ट मिला है तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट पेज पे जाते हो। अगर हमें यूज़र का टाइम स्पैन कवर करना है तो आपको उस तरीके का कंटेंट वेबसाइट पे चाहिए, उस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, उस तरीके का CTA बटन उस पे चाहिए जो तुरंत वो एक्शन ले सके उसके ऊपर। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वेबसाइट बनाना जो है वो सिर्फ एक डेवलपर का काम नहीं है कि एक डेवलपर को बोल दिया कि भाई आप वेबसाइट बना दो और फिर जो है वही उसने टेक्निकल मतलब जो है बैकएंड पे करके वेबसाइट बना दिया, राइट। इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं, कई सारे टीम्स इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो एक डिज़ाइन हुआ या एक कंटेंट वाला पर्सन हुआ जो अंडरस्टैंड करता है कि क्या चीज़ें, क्या टाइप का कंटेंट जाना चाहिए और वो कितना क्रिस्पली उसको लिखा हुआ है, राइट। कम शब्दों में ज़्यादा इम्पैक्ट। हाँ हाँ। अदरवाइज जस्ट बिकॉज आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब ये नहीं कि बस डालते रहो, राइट। क्योंकि अदरवाइज फिर कोई भी हो, मतलब चाहे वो इंडिविजुअल डोनर हो या कॉर्पोरेट डोनर हो या वॉलंटियर हो या कोई लाइक मे बी अदर स्टेक होल्डर हो, वो कहीं ना कहीं एक दैट पर्सन विल गेट लॉस्ट इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, राइट।
ऑर्गेनाइजेशन कितना भी ज़्यादा अच्छा काम करे, लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग जो कहते हैं ना, तो ये ही होता है कि आप कितनी अच्छी तरह से वो यूज़र को एंगेज करते हो आपकी स्टोरी से, तो ही वो कनेक्ट हो सकता है, नहीं तो वो कनेक्ट होगा ही नहीं, बस आपने कंटेंट भर दिया, ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई सारे साइट्स देखता हूँ, मतलब जनरली बिकॉज आई मीन वी आर इन द सेम स्पेस, तो ये देखना भी पड़ता है। तो कई सारा देखा है कि एक टिपिकल एक फॉर्मेट होता है, मतलब अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे स्पेशली सोशल सेक्टर में, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको एक तरह से क्रैक किया है कि हीरो इमेज के अगर नीचे देखेंगे तो एक अबाउट अ सेक्शन होता है जिसमें वेरी शॉर्ट, मतलब लेस देन 50-60 वर्ड्स में बताया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। उसके बाद नीचे जो है उनके प्रोग्राम्स है, तो अलग अलग थीमेटिक एरियाज़ में मान लो अगर वो काम करे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, लाइवलीहुड हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन, राइट। और उसके बाद नीचे जो है उनके इम्पैक्ट नंबर्स होते हैं कि उन्होंने अभी तक का क्या इम्पैक्ट रहा है, राइट, अलग अलग थीमेटिक एरियाज़ में। और उसके बाद फिर उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या टेस्टिमोनियल्स है या केस स्टडीज है, एंड देन जो फुट नोट होता है, जो उनका फुटर होता है किसी भी वेबसाइट का। तो ये टिपिकल मैं एक फॉर्मेट मतलब देखता हूँ, जो भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने मतलब कम्युनिकेशंस पे काफ़ी जोर दिया है। तो आपका अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है इसमें? सेम यही फॉर्मेट होता है। बेसिकली क्या होता है, इमेजेस बहुत बोल जाती है शब्दों के, अगर हम तुलना करें शब्दों से, तो इमेजेस ही ऐसा है कि वो तुरंत आपको बता देती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर आप उस रिगार्डिंग इमेजेस डालोगे और उस क्वालिटी की इमेजेस डालोगे, और ये जो सेक्शन है ना, ये स्टडी किया हुआ है, ऐसे नहीं कि चलो एक ने किया और हम भी करते हैं। तो यूज़र का क्या होता है कि हाँ, ये चलो हीरो इमेज में क्या पता चला आपको कि हाँ, ये इस ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर में काम करती है, एजुकेशन चाहे या एग्रीकल्चर चाहे। उसके बाद उनको क्या देखना होता है कि अरे ये ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ से, कहाँ पे है ये, तो उसके पीछे कौन है, ये भी उनको पता होना चाहिए था। तो इसके लिए वो सेकंड सेक्शन आता है। और बाद में थर्ड कि अरे मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मेरे लिए इसमें क्या है। तो इसके लिए वो सेक्टर्स, वो कौन से सेक्टर में काम करती है। और बाद में उसके नीचे वो डालती है कि उन्होंने उनको अभी तक किसने किसने डोनेट किया है, उनके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो वो एक सेंस डेवलप करती है यूज़र को, हाँ ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो वहाँ से जाके वो माइंड चेंज होता है यूज़र का कि हाँ ये रिपीटेड है या कोई फर्जी, क्योंकि आजकल फर्जी का तो ज़माना ही आ गया है या कि बहुत सारे ऐसे ही बना देते हैं, फंड ले लेते हैं और गायब, कुछ उसका आता पता नहीं होता है। तो इसके लिए वो सारी चीज़ें दिखाना भी ज़रूरी है और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना भी ज़रूरी है यूज़र का, ताकि वो एक तो डोनेट कर सके या फिर वॉलंटियर हो सके। तो आपने इनफैक्ट अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। आप एक्चुअली आप बात कर रहे तो आप इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे कि मैं आई एम वंडरिंग वेयर टू स्टार्ट। बट एक चीज़ अभी आपने बताया कि फ़ोटोज़ अच्छे होने चाहिए। तो कई बार जो है मतलब एक बड़ी चैलेंज होती है जनरली ऑर्गेनाइजेशन सोशल सेक्टर में कि उनके पास अच्छे फ़ोटोज़ नहीं होते, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर को लेके वो फ़ोटो खिंचवाएं अपने काम के बारे में और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो उसके वजह से ये होता है, जो वेबसाइट बनती भी है तो जो एग्जिस्टिंग फ़ोटोज़ है ऑर्गेनाइजेशन के पास, मान लो उनके फील्ड टीम ने लिए हुए, फ़ोन से लिए हुए, ऐसे टाइप के फ़ोटो ही उनके पास रहते हैं और वैसे टाइप के ही फ़ोटोज़ वेबसाइट पे जाते हैं। तो आप अभी जो बता रहे थे, थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर सकते हैं कि इसमें क्यों ज़रूरी है किसी भी वेबसाइट में अच्छे फ़ोटोज़ रहना? बेसिकली फ़ोटोज़ ही इम्पैक्ट लाते हैं, ना कि वर्ड्स। पहले जो दिखता है वो बिकता है। उसी तरह कि अगर मैंने फ़ोटो दिखा तो वो हाँ, वो क्या क्वालिटी का है और उससे क्या मैसेज आ रहा है, अगर वो मुझे क्लियर हो गया तो मैं पढ़ूंगा कि क्या लिखा हुआ है, तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो। इसलिए बड़ी इमेज और छोटा टेक्स्ट होता है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन यही करती है कि उनका जो काम है अगर वही नहीं दिखाया तो कोई मतलब नहीं है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन भी या कोई बिजनेस भी वही चीज़ दोहराता है कि वो कहीं भी फ़ोटोज़ अच्छी तरह से लेता नहीं, उसको उतना इम्पोर्टेंस देता नहीं है कि उस फोटो से हम क्या अचीव कर सकते हैं।
एक ही फ़ोटो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो एक तो आप फ़ोटोज़ अच्छी तरह से खींचो, या फिर स्टॉक इमेजेस होती है वो ले लो। लेकिन जो स्टॉक इमेजेस में है ना, वो पर्सनल टच नहीं होता है। जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो, तो जो आप पर्सनल टच देते हो, आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी टी शर्ट्स होते हैं, आपकी कैप होती है, अगर वो दिखता है तो वो अलग इम्पैक्ट लाता है कि हाँ यही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और इंडिया में और एक इशू ऐसा है कि इंडियन टेरिटरी के फ़ोटो बहुत कम है फॉर एनजीओज और ये, तो वो हमें फॉरेन के कुछ फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं, या तो वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। अरे ये फॉरेन के फ़ोटोज़ है और ये इंडिया में है, तो वो कनेक्ट लाने के लिए आपको अच्छे फ़ोटो खींचने ही है, और वो दिमाग में ही रखना है कि हमें वेबसाइट पे डालना है। बहुत सारे लोग देखने वाले हैं इसको, तो उससे वो यूज़र पे क्या बीतने वाली है या उसको क्या फील होने वाला है, उस हिसाब से वो फ़ोटो आनी चाहिए। उसकी क्लैरिटी भी वैसी ही चाहिए कि छोटे फ़ोटोज़ देके बड़े करते पिक्सेलेट हो जाते हैं, तो उसका मज़ा नहीं है। सो और एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे फ़ोटोज़ आप जब खींचते हो तो आप बस लैंडस्केप ही मत खींचना, कभी कभी पोर्ट्रेट भी लगता है। जैसे मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में अगर पोर्ट्रेट फ़ोटो रहेगा तो वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि फ़ोन पोर्ट्रेट ही पकड़ा जाता है, ना कि लैंडस्केप। कोई लैंडस्केप करके नहीं देखता है। आपने मोबाइल के बारे में बात की, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पार्ट कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। इन द लास्ट 5 years फॉर एग्जांपल, 5 साल के पहले जब साइट बनती थी वो टिपिकली डेस्कटॉप या लैपटॉप को केटर करती थी, राइट। बट आज की जो वेबसाइट्स बनती है तो ये डेस्कटॉप लैपटॉप और मतलब इनको तो करती है, बट एट द सेम टाइम जो प्राइमरी यूज़र हुआ है या ज़्यादातर यूज़र्स हुए आजकल सब लोग ये मोबाइल पे देखते हैं। तो बट कई सारे साइट्स में देखता हूँ कि उसको वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि अभी तक क्या मतलब ट्रेंड्स आ रहे हैं कि आपने भी देखा है क्या कि ज़्यादातर यूज़र्स जो है वो बस मोबाइल पे ही है या क्या है? अभी ये ट्रांजिशन तो हम सभी ने देखा है कि पहले मोबाइल नोकिया के आते थे, उसमें कोई ब्राउजिंग नहीं करता था। जब से एंड्रॉयड आया है तब से ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो गया है कि मैं मोबाइल पे ही देखूँगा जो भी देखूँगा, उसके लिए स्पेशली मैं लैपटॉप खोलूँगा या डेस्कटॉप पे बैठूँगा, ऐसा नहीं होता है। अभी जो भी है वो मोबाइल पे ही देखा जाता है। या अभी हम भी जब मेल करने होते हैं तो तुरंत मोबाइल से ही किए जाते हैं। अभी हम उसके लिए लैपटॉप नहीं खोलते हैं कि चलो लैपटॉप खोलते हैं और मोबाइल मेल करते हैं। तो उसी तरह वेबसाइट का भी हुआ है कि वेबसाइट देखनी है तो पहले यूज़र फर्स्ट जो है वो मोबाइल फर्स्ट ही अभी देखता है। तो मोबाइल फ्रेंडली अगर नहीं करोगे तो यू आर लॉस्ट, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट का, जो सभी जन फ्री में बांट रहे हैं, तो मोबाइल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मतलब नॉट जस्ट कि वो वेबसाइट डेस्कटॉप पे ठीक लग रही है या लैपटॉप पे ठीक लग रही है का, बट हर एक पेज जो है वेबसाइट का वो किसी भी डेवलपर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो चेक करना चाहिए कि वो मोबाइल पे भी उसी तरह से अच्छे से दिख रहा है। ऐसा नहीं कि सर्टन पार्ट जो है वो कट हो रहे हैं या मोबाइल पे उस तरह से नहीं दिख रहा है जिस तरह से उसको एनविसाज किया है। राइट, ना कि मोबाइल पर आप टैबलेट भी ले सकते हो। अभी टैबलेट का भी ज़माना है, तो टैबलेट पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसको भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या इनफैक्ट अभी जो हमारी रिसेंटली जब नई वेबसाइट बन रही थी तो आई मीन वी हैव सीन राइट, लाइक हम लोग ने इसके ऊपर काम किया है कि हर एक पेज को जो है मतलब इतने बार देख चुके हैं। हर एक मोबाइल पे देखो, फिर ये लैपटॉप पे देखो, फिर डेस्कटॉप पे देखो, और आपको फ्लैग करो कि अरे यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा है, एंड देन आप कुछ बैक एंड पे कर रहे हैं विच आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद यू आर गेटिंग इट फिक्स। सो देयर इज़ सो मच वर्क दैट एक्चुअली गोज इनटू इट। तो इसके लिए तो एक्सपर्ट चाहिए ना आपको, कि आप वो काम अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हो। अगर वो नहीं रहेगा तो आपकी वेबसाइट का कोई मतलब नहीं। राइट राइट। एक्चुअली दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि आपने जो एक्सपर्ट की बात करी,
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइक जनरली दे हैव अ कम्युनिकेशंस पर्सन जो हु इज़ लाइक अ जैक ऑफ ऑल, राइट? वो कंटेंट भी लिखता है, थोड़ा सोशल मीडिया पे हैंडल करता है, थोड़ा वेबसाइट का अपडेट्स भी देखता है, बट दैट पर्सन मे नॉट नेसेसरीली बी someone who can code a website or someone who can handle the back end of things. तो कई बार हमें क्वेरी आती है ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिट्स की, कि अभी तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हुए, राइट? मतलब साइट किस पे रहनी चाहिए, क्या वो वर्डप्रेस की साइट होनी चाहिए या कई लोग विक्स पे बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और विक्स जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको पूरे रेडी टेम्पलेट्स देते हैं साइट बनाने के लिए, राइट? अदरवाइज यू ऑल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ कंप्लीटली कस्टमाइज कोडेड वेबसाइट, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशंस कई बार दे गेट लॉस्ट कि व्हाट इज़ द राइट वे, और कौन सी मतलब व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन, क्या हमें विक्स पे बनाना चाहिए टेम्पलेट जो कि रेडी है, इजी टू यूज़ है, या उसको कोडेड बनाना चाहिए, या नया अभी आया है टेक्नोलॉजी वेब फ्लो फॉर एग्जांपल, तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पूछते हैं क्या हम इस पे बना दे क्या? तो आपके हिसाब से मतलब व्हाट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट? सी बेसिकली मैं फिर से वही बात दोहराता हूँ कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन हो तो उसको पता चलता है कि हमें क्या चाहिए। अगर वो पता चला तो उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे फैक्टर भी इन होते हैं, जैसे कि आपका बजट कितना है, आप कितना उसके ऊपर स्पेंड करने वाले हो, उससे उसकी स्केलेबिलिटी क्या है उस वेबसाइट की, कि वो कौन से स्केल तक जाने वाला है, ये अगर डिफाइन हो तो आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करने में आसानी होती है। और एक चीज़ भी है कि वो प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली हो, वेबसाइट देखने वालों को भी और मैनेज करने वालों को भी। अगर आप ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म लेते हो तो आपको वो हैंडल करना भी मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पहले डिसाइड करो कि आपको उससे क्या चाहिए, उसका स्केल कितना होने वाला है। जो भी आप प्लेटफॉर्म डिसाइड करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मैं अगर वर्डप्रेस पे जा रहा हूँ तो वर्डप्रेस से मुझे क्या क्या मिल सकता है, उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर मुझे कुछ नया फंक्शन लाना है तो उसके लिए मुझे कितना खर्चा आने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बना ली लेकिन तब मैंने पेमेंट गेटवे नहीं डिसाइड किया था कि मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए, लेकिन बाद में जाकर अगर आपको करना है तो उसके लिए कितनी मेहनत लगने वाली है, उसको कितना टाइम देने पड़ने वाला है, या उसमें मेरे कितना पैसा जाने वाला है, वो आपको सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो तो आप चूज़ करने में वो आसानी से चूज़ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म अपने तो 4 बताए, ऐसे 100-200 प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा चल रहा है वही आपको चूज़ करना चाहिए, और जो आपके लिए सूटेबल हो वही आपको चूज़ करना चाहिए। राइट। कई बार ये देखा है मैंने कि मतलब कई सारे लोग मिसलीड भी होते हैं, राइट? क्योंकि उनको किसी ने बताया कि आप जो है HTML पे साइट बनानी है, कोडेड साइट बनाए जो कि बहुत कस्टमाइज होती है और जिसके लिए आपको एक वेब डेवलपर की ज़रूरत होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता नहीं। तो शुरुआत में तो बनाते थे एंड उसके बाद एक तरह से आप स्टक हो जाते हो बिकॉज देन यू कांट शिफ्ट दैट एजेंसी, क्योंकि जो भी वो बैकएंड पे उन्होंने कोडिंग किया है वो एजेंसी को ही मालूम है, राइट? और फिर वो हैंड ओवर होता नहीं और फिर एक तरह से यू गेट स्टक विद दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्सन। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? बेसिकली क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जब हम हमारे क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आपको भी पता है कि हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए हमें पता होता है, क्या इसको ये अचीव करना है और ये वर्डप्रेस से नहीं होने वाला या विक्स से नहीं होने वाला, तो हमें कस्टमाइज ही जाना पड़ता है। लेकिन जो रिलेशनशिप रहता है वो अंडरस्टैंडेबल रहता है कि हाँ चलो ये करते हैं, इनके साथ आगे जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप जब तक नहीं होता तब तक आप वो उतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पाते हो कि हम कस्टमाइज जाए या कुछ वर्डप्रेस यूज़ करें या कुछ जो यूज़र फ्रेंडली हो। कस्टमाइज डेवलपमेंट हमें लगता है कब कि जब हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने वाली है उस वेबसाइट के ऊपर, यूज़र इंटरेक्शन होने वाला है, यूज़र वहाँ पे लॉगिन करने वाला है, कुछ उसकी भी एक्टिविटी है, या आपके बहुत सारे ब्रांचेस है और कहीं कहीं से आपको डेटा आने वाला है, या उस ब्रांच में बैठा हुआ बंदा आपको कुछ डेटा भेजने वाला है, या वो कुछ अपलोड करने वाला है,
या आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही वेबसाइट पे करनी है, तो आपको कस्टमाइज ही करना पड़ता है। उसमें वर्डप्रेस या कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपका। तो कस्टमाइज वेबसाइट बनाना इज़ वे बेटर, बट वो कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत महंगा जाता है, क्योंकि उसको स्क्रैच से आपको बनाना पड़ता है और हर एक फंक्शन के लिए आपको डेवलपर पे डिपेंड रहना पड़ता है। और वो मुझे नहीं लगता किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मोटो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, या उनका जो वेबसाइट का जो मोटो है बनाने का, वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है किसी एनजीओ के लिए। किसी एनजीओ के लिए। राइट, क्योंकि जनरली कोई भी सोशल सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ब्रॉडर मतलब गोल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं कि किसी को डोनेशन के लिए चाहिए, किसी को बस अपना काम दिखाने के लिए चाहिए, किसी को अपने डोनर्स को एंगेज करना है या बाकी स्टेक होल्डर्स को। तो मोटा मोटी ये सारे मतलब गोल्स होते हैं। मतलब ऐसा रेयर होंगे केसेस कि जिसको बहुत ही कस्टमाइज चाहिए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी देखे जो उनकी बनाई हुई चीज़ें भी वेबसाइट से बेचते हैं। जैसे कि कुछ महिला बचत गट होता है, उन्होंने कुछ बनाया, वो भी वेबसाइट से बेचो। ये भी सारी चीज़ें उससे सॉल्व हो जाती है बेसिक वेबसाइट से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरा एक अगला मतलब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने वेबसाइट तो बना दिया, राइट, बट अभी उसको कैसे रेट कर पाएंगे, कैसे कि जैसे वो नाम डाला तो वो कैसे फर्स्ट पेज पे आए या फर्स्ट टॉप 3, 4, 5 सर्चेस में आ जाए। तो उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशंस ने करना चाहिए? तो वहाँ पे एसईओ का बड़ा रोल आता है, राइट? तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं। सो बेसिकली गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट क्रॉल करता है। क्रॉल यानी वो उसके डेटाबेस में अपडेट करते रहता है कि ये वेबसाइट है इंटरनेट पे, उसका जो भी डेटा है उसके रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी तरफ स्टोर कर लेता है, ताकि कोई यूज़र सर्च करे तो उसको उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सर्च करके दे पाए। तो जब हम हमारा कंटेंट डालते हैं, सारी चीज़ें वेबसाइट पे डालते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के पास चला जाता है फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस जो उसके ऊपर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि बेसिकली ये लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने चलो एसईओ चालू कर दिया, 1 महीने में हो गया या 10 दिन में मेरा वेबसाइट टॉप पे चला गया। उसमें बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स डिपेंड होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड पर्सन चाहिए उनको जो यही काम करे डेली बेसिस पे कि कीवर्ड क्या है, क्या चल रहा है, कौन सा अभी टॉप सर्च चल रहा है गूगल पे। और एआई के वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो गई है अभी। तो एआई जब से आया है तब से ज़्यादा लोग प्रिसाइजली चेक कर पा रहे हैं, ज़्यादा टारगेटेड जो डेटा है वो देख पा रहे हैं एआई की वजह से। तो ये भी फैक्टर उसमें आता है। तो एसईओ बेसिकली क्या है कि आपका वेबसाइट कितना अपडेटेड है, कितना ट्रेंडिंग टॉपिक आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, कितने सारी फ्रीक्वेंसी आपकी है वेबसाइट की, कि आप कितना अपडेट कर रहे हो। अगर आप अपडेट ही नहीं करोगे तो गूगल आएगा, दिखेगा अरे वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, चलो नेक्स्ट। जब आपका वेबसाइट अपडेट हो तो वो कंटेंट क्रॉल करेगा आपका कि हाँ कुछ तो अपडेट हुआ है इस वेबसाइट में, चलो सर्च इंजन में लेते हैं इसको। तो यही आप मोटा मोटी पकड़ के चलो कि जब तक आपका वेबसाइट अपडेट नहीं होगा गूगल आपके पास आने वाला नहीं है कि कंटेंट दे दो, मैं ले लूँगा और यूज़र को दिखाऊंगा। राइट, तो इसका मतलब है आपने भले वेबसाइट अपनी बहुत अच्छे से बनवा दी है, बट जब तक आप उसको एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं वो टॉप सर्चेस में नहीं दिखेगी। वो या तो पीछे 5-10 मतलब आप नेक्स्ट 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 करेंगे तभी जो जाके दिखेगी। आपके कॉम्पिटिटर तो एसईओ कर रहे हैं, तो उनका तो वेबसाइट पहले आएगा ना, आप तो बस बना के छोड़ दिए। तो वैसा नहीं होता है, कॉम्पिटिटर हर रोज कुछ ना कुछ कर रहा है और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो गूगल क्यों आपके पास आएगा। तो जैसे कई बार अभी हम देखते हैं, जैसे गूगल पे अगर आपने डाला कि टॉप 10 एजुकेशन एनजीओज इन इंडिया, राइट, तो आपको एक सर्टेन सर्च रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आपको जो टॉप एनजीओज है या जिन्होंने जो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, राइट। तो क्राई होगा, अक्षय पात्रा होगा, ऐसे टाइप के आपको ऑर्गेनाइजेशंस
दिखेंगे। तो क्या आप यही बात कर रहे हैं कि अगर आपने वो नहीं किया तो आप फर्स्ट टॉप 10 में तो दिखने ही वाले नहीं है? बेसिकली क्या होता है कि एसईओ का काम का रिजल्ट कैसे पता चलता है, जब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा यूज़र आते हैं, विजिट बढ़ती है, आपका कन्वर्जेशन बढ़ता है। ये इनविजिबल काम है। राइट, ये क्लाइंट को दिखा नहीं सकते कि हमने ये देखो ये टिक मार्क है, ये हमने काम किया। बेसिकली ये काम चलता ही रहता है और पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे क्या है कि 3 महीने हो गए, अरे हमारा वेबसाइट अभी तक नहीं आया, गूगल में दिख नहीं रहा है, मैंने सर्च किया, उसके कंप्यूटर से भी सर्च किया, दिख नहीं रहा है, टॉप पेज पे नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये 3 महीने का या 6 महीने का, ये 1 साल का, ऐसे आप पकड़ के ही नहीं चलो। ये आपका डेली रूटीन ही होना चाहिए कि आपको एसईओ करना ही है। अगर आपने 6 महीने किया और छोड़ दिया तो दूसरा कॉम्पिटिटर तो चल रहा है, वो तो कर रहा है, तो आपका इफेक्ट ही नहीं है। तो मे बी शायद आपके नाम के सर्च के ऊपर वो ऊपर आ जाएगा, बट आप अगर दूसरे कीवर्ड्स अगर आप चाह रहे हैं कि वो कीवर्ड डालेंगे तो मेरा वेबसाइट आए, तो शायद उस पर नहीं आएगा, राइट? नहीं आएगा। तो जैसे मैंने मान लो सिमर भगत स्टूडियोज डाल दिया तो शायद मेरा वेबसाइट तो ऊपर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज दैट इज़ यूनिक टू मी। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि क्रिएटिव एजेंसी इन इंडिया, टॉप क्रिएटिव एजेंसी इन इंडिया, तो शायद उस पर नहीं आएगा। इज व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज अगर वो आना है तो मुझे एसईओ करना पड़ेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और वो आप करते ही रहना चाहिए। करते हैं, हाँ। वो ऐसा वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि बस कर दिया और छोड़ दिया। ये मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हाँ, और उसको आपको बजट एलोकेट करना ही चाहिए। तो बजट ही तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास। सोशल सेक्टर में तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि मतलब करना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप उसके लिए आप एक रिसोर्सेज हायर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज मिलते नहीं है, इंटर्न भी काम कर सकता है एसईओ के ऊपर, उसके लिए एक्सपर्ट ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप वेबसाइट के लिए एक्सपर्ट ही प्रीफर करते हो, या मैं तो प्रीफर करता हूँ वेबसाइट जो प्रोफेशनल है वही अच्छे से कर पाएगा, लेकिन एसईओ के लिए आप इंटर्न भी ले सकते हो। बहुत सारे स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ से आपको इंटर्न मिल सकते हैं जो काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या रिलायबल होते हैं, मतलब इजंट इट लाइक लॉट एट स्टेक कि उसको इंटर्न को जो है अपने घर की तिजोरी की चाबी देना? बेसिकली आप घर की तिजोरी की चाबी नहीं दे रहे हो, आप उसको कुछ भी एक्सेस नहीं दे रहे हो आपके प्रॉपर्टी का। आप जो भी दे रहे हो वो आपके सामने ही दे रहे हो। आपको बैक लिंकिंग के लिए आपकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं चाहिए, उसको पीआर देना है तो उसके लिए आपका एक्सेस नहीं चाहिए। बस जो कंटेंट है जा रहा है कहीं भी, वो आपके थ्रू ही जाए। डायरेक्टली इंटर्न को ये मत कहना कि वो जा तू कुछ भी कर, तो वो आपका ब्रांड का भी रेपुटेशन है। तो वो आपको जो कंटेंट डाल रहे हो वो ठीक से है ना, वो रिलायबल है ना, या जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो उसके रिलेटेड है ना, वो तो देखना चाहिए आपको। कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन आजकल मतलब कई बार सुनने मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हैक हो गई, राइट? तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ हो कि मे बी आपके क्लाइंट की साइट जो है हैक हुई हो, या किसी और की साइट जो है हैक हुई हो और वो आपके पास आए, तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? बेसिकली क्या होता है, अभी हम काम करते हैं ज़्यादातर वर्डप्रेस में, राइट? हमारा मेजर जो काम चलता है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस के ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो वो हर बार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेजर अपडेट करना, कुछ फंक्शनलिटी अपडेट करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो उस अकॉर्डिंगली आपका वेबसाइट भी अपडेट होना चाहिए। यानी वर्डप्रेस का जो मेन सोर्स कोड है वो, उसमें जो अपने प्लगइन डाले हैं वो, ये सारी चीज़ें अपडेट होनी ही चाहिए। और इसमें फैक्टर क्या होता है ना कि जब हम वेबसाइट होस्टिंग करते हैं तो बेसिकली एक कंसेप्ट है शेयर्ड सर्वर। शेयर्ड सर्वर क्या होता है कि आपको एक सीपीयू दिया जाता है, उसके ऊपर 100 अकाउंट बनाए जाते हैं और 100 वेबसाइट बनाई जाती, अलग अलग वेबसाइट होस्ट की जाती है। तो आप क्या करते हो, उसमें से एक पार्ट आप अपनी वेबसाइट को परचेस करते हो और आप अपनी वेबसाइट डालते हो। आप कितना भी अपडेट करो, कितना भी अच्छे से मेंटेन करो, लेकिन अगर दूसरे का वेबसाइट हैक होता है तो उसका, जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है, वायरल होता है, राइट?
उसी तरह कि अगर उसके वेबसाइट ने अगर हैक हो गई तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आएगा ही, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके वेबसाइट का रेगुलर बैकअप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और कई बार ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो कि पूरा सर्वर का जो डेटा सेंटर है वो ही जल गया। अगर वो जल गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर आप होस्टिंग लेते हो, परचेस करते हो, तो उसमें लिखा होता है कि ये डेटा आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं, हम बस आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम लोग वो पढ़ते तो है नहीं। हाँ, तो वो भी है, होता है कि ये एक तो आपकी एजेंसी इसके लिए उसको असाइन कर दो, या आप खुद सीख लो कि ये बैकअप कैसे लिया जाता है। और ये बैकअप लेना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है आगे जाके कि अभी फिर से बनाना, फिर से डेटा कलेक्ट करना। बेसिकली वेबसाइट बनाने में ना डेवलपर या डिज़ाइनर से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास वो डेटा फिर से उनको कलेक्ट करना पड़ता है अगर नया बनाने, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मैं इसके बारे में मतलब वेबसाइट और इसको लेके आई कैन कीप टॉकिंग टू यू फॉर आवर्स, बट आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। एंड मैं एक दो चीज़ें लास्ट आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ। तो टिपिकली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ या सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर नई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो क्या चीज़ें हैं जो उस पर ध्यान रखनी चाहिए? लाइक कैन यू टेल अस मे बी 3 or 5 थिंग्स दैट एवरी पर्सन और एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कीप इन माइंड? बेसिकली शुरू से चालू करते हैं। एक तो पहली बात, अगर आप डोमेन ले रहे हो तो वो प्रिसाइज ही डोमेन होना चाहिए। बहुत बड़ा डोमेन लेके रखा है और कुछ भी डोमेन है वो नहीं चाहिए। एक तो .com, .in और .net, और जो ऑर्गेनाइजेशन का ORG डोमेन है वो, ये जो टॉप TLD इसको कहते हैं, जो सर्च इंजन बहुत आसानी से ले लेता है उसके डेटाबेस में, वो डोमेन होने चाहिए। बाद में जाके आपका जो गोल है वेबसाइट का वो क्लियर होना चाहिए कि आपको वेबसाइट से क्या अचीव करना है। बेसिकली वेबसाइट ऐसी चीज़ है जो आप सोते हुए भी आपकी मार्केटिंग कर रही होती है। तो आपकी मार्केटिंग राइट हो, इसके लिए आपका वेबसाइट का गोल भी उतना क्लियर होना चाहिए, तभी वो वेबसाइट आपको जो चाहे वो डिलीवर कर पाए। तीसरी बात, जो आप कंटेंट डाल रहे हो या जो भी आप वेबसाइट पे डाल रहे हो, यूज़र को वो अपील होना चाहिए। मेरे पास कंटेंट है, डाल दिया, वैसा नहीं है। आपको आपकी स्टोरी वहाँ दिखानी है। अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो कोई पढ़ेगा नहीं। अगर आपकी स्टोरी अच्छी है तो वो पढ़ेगा और दूसरों को भी बताएगा, राइट। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाद में ये जाके वेबसाइट होने के बाद आता है आपका वेबसाइट का मेंटेनेंस और अपडेशन। ये भी रेगुलरली होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेबसाइट बना दी और छोड़ दी। उसको अपडेट करना, उसको मेंटेन करना, उसके सिक्योरिटी मेजर्स देखना, उसका बैकअप रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग करते नहीं हैं कि बैकअप नहीं लेते अपने वेबसाइट का। अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास कुछ भी नहीं रहता है, आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या रिस्पॉन्सिव, जिसको हम कहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके ऊपर ठीक से ही चलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर बताने जाओ तो, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर का चीज़ जो लोगों को तुरंत समझ में आए, ऐसा। थैंक यू सो मच स्वानंद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आपने इतने सारे इंसाइट्स दिए। आई विश आई कुड कीप टॉकिंग टू यू for the next 1 hour as well, but thank you so much for your time. Thank you so much.